यस, ऑडिएबल है बेटे? अक्षर, हेलो, 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 आवाज आ रही है? इसका ये प्रॉब्लम है। यस सर, आ गई आवाज। हाँ चलो, कट रही है बट कट रही है। चलो नहीं, हम डोमेन और कोडोमेन एंड रेंज की बात करते हैं। वैसे तो आर रिलेशन जो है ए टू ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये होता है, ठीक है। रिलेशन सेट ए से ए में क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। पहले एग्जांपल लेकर के हम इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है, लेट करते हैं ए इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 और आर इक्वल टू हम लेते हैं 1 2 कमा एंड 3 1, बस दो ही एलिमेंट का लेते हैं, ठीक बेटा। तो अभी देखो ध्यान से, इसका डोमेन क्या होगा? व्हाट इज डोमेन? इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर जो भी होगा वो क्या होगा? डोमेन होगा। फर्स्ट मेंबर कौन कौन है? 1 कमा 3, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, रेंज क्या कहलाएगा? ऑर्डर पेयर। 1 तो आप पता चलेगा, 3 कैसे आएंगे? ये भी तो फर्स्ट ही मेंबर है ऑर्डर पेयर का, और यहां 1 भी फर्स्ट मेंबर है। जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, अच्छा हाँ समझ गया, सारे ऑर्डर पेयर के हाँ ठीक है, फर्स्ट मेंबर जो हैं वो क्या कहलाएंगे? और रेंज में क्या कहलाएगा? रेंज सेकंड मेंबर क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। या हम इसी सेट को लिख सकते हैं 1 कमा 2। यूनो सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी भी तरीके से लिखो, ठीक है। और कोडोमेन जो होगा, कोडोमेन जहां से रेंज आता है, रेंज कहां से उठ के आ रहा है? ए से आ रहा है। कोडोमेन पूरा का पूरा ए होगा। ये ध्यान से देखो, डोमेन ऑलवेज कहां से आता है? पहली बात सुनो हमारा, अभी फंक्शन में भी यही चीज काम आएगी। डोमेन इससे आता है, इस सेट से क्या आता है निकल के? डोमेन। और इस सेट से क्या निकल के आता है? रेंज। और रेंज जिस सेट से निकलता है उसी सेट को क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं, ठीक। अच्छा, यहां तो हम सेम सेट की बात कर रहे थे। अगर क्लास 11 की डेफिनेशन से देखो रेंज और डोमेन को, ठीक है, क्या कहां से देखें? क्लास 11 की डेफिनेशन से। तो रिलेशन क्या होता है? ए टू बी, ठीक। तो अगर एक सेट ए की वैल्यू हम लें, ऑफ कोर्स ये सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, डेफिनेशन वही रहनी है, केवल ये बाद वाला जो ए है, सेकंड नंबर वाला ए, ये बी से रिप्लेस हो गया है। तो ए की वैल्यू लेते हैं 1 2 3 और बी की वैल्यू लेते हैं ए बी सी, ठीक। अब रिलेशन हम डिफाइन कर लेते हैं 1b
1A 2B और 2C, बस 2B इतना ही लेते हैं। ओके, अब हमको बताओ डोमेन कितना है। डोमेन कितना है? सर डोमेन 1,2 सर। 1,2 पूरा ए नहीं हुआ, ध्यान से देखो, इस केस में भी पूरा ए डोमेन नहीं था। फंक्शन और रिलेशन को यही चीज डिफरेंशिएट करेगी। जब हम फंक्शन बताएंगे तब ध्यान देना। अभी रिलेशन में देखो कि पूरा का पूरा ए जो है वो डोमेन नहीं हो रहा, हो भी सकता है, मे बी मे नॉट बी, फुल ए मे बी डोमेन, मे नॉट बी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना। और रेंज कितना होगा बेटे? रेंज कितना होगा सर? A, B। रेंज A, B, वेरी गुड, अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। अब ध्यान से देखो, पूरा बी भी रेंज नहीं है, ठीक है, रेंज तो ठीक है, और कोडोमेन पूरा भी होगा। कोडोमेन जो होगा वो क्या होगा? पूरा का पूरा बी होगा, ABC। सेट बी जो है वो पूरा का पूरा कोडोमेन है। तो आई होप दैट रेंज, डोमेन, कोडोमेन क्लियर हुआ सेट का। अब बेटे कोई डाउट रहेगा हो तो बताओ। नो सर। क्लियर है? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट हम आते हैं। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंस क्लास। क्या पढ़ते हैं? इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। अच्छा, यहां से डोमेन, कोडोमेन, रेंज की डेफिनेशन को थोड़ा हम जनरलाइज करना चाहें, अभी हम प्रैक्टिकली लिखे थे, तो डोमेन की जनरल डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? x, y such that x, y belongs in R। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखो क्या गड़बड़ हो गया। x such that, हाँ, x such that x, y belongs in R and for all x belongs in A and y belongs in B। ये जनरल डेफिनेशन है, ठीक है। और रिलेशन कैसे है? A to B। ऑफकोर्स जब B की जगह A to A हो जाएगा तो y बिलोंग्स नहीं होने लगेगा, ठीक है। और रेंज की डेफिनेशन क्या है? रेंज की डेफिनेशन क्या है? y such that x, y belongs in R and x belongs in A and y belongs in B, ठीक। तो उन सारे x का सेट जो x, y, जिनके लिए x, y बिलोंग करता हो R में, वो क्या कहलाता है? डोमेन। x को ही, x पहला ही मेंबर तो है ऑर्डर पेयर का, और उन सारे y का सेट जिनके लिए x, y बिलोंग करता है रिलेशन में, y दूसरा मेंबर है ऑर्डर पेयर का, x हमारा A सेट में बिलोंग करेगा, y हमारा B सेट में। तो ये जनरल डेफिनेशन ऑफ डोमेन है, कोडोमेन की है, सॉरी रेंज की है। और कोडोमेन जो होगा वो पूरा का पूरा सेकंड वाला सेट होगा B। जो दूसरे नंबर पे सेट होगा वो एरो जिसकी तरफ होगी वो सेट क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। आई होप दैट अभी ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से, जनरल डेफिनेशन से भी। इक्विवेलेंस क्लास,
ठीक है, हम एक रिलेशन लिखना चाहते हैं। कल हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन लिखा था 1 2 3 में, याद है कल का इक्विवेलेंस रिलेशन? बोलिए। यस सर, उसमें जो तीनों अगर वो फंक्शन 1 1 ये सर वो तीनों रिलेशन में जाते 1 1 2 2 और 3 3 3 3 एंड 1 2 2 1। क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है? चेक करो, तीनों है। टू वन वन वन, यस सर है। ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। ठीक है, ये आर जो हमने लिखा है। सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास की बात हम करना चाह रहे हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास जो होता है किसी मेंबर का होता है, और ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? इक्विवेलेंस क्लास जो है इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर ही आएगा। ठीक है, और ध्यान से देखिए यहां पे इक्विवेलेंस क्लास की रिलेटेड, इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे हम यहां पे 1 का इक्विवेलेंस क्लास बताना चाहें, समझो ध्यान से, तो y such that 1, y belongs in R। ठीक, फॉर ऑल y belongs in A। यहां पे तो हम A लिख रहे हैं। क्यों A लिख रहे हैं? हाँ, ये इसमें इक्विवेलेंस तो उसमें मतलब बाइनरी में ही इक्विवेलेंस रिलेशन एग्जिस्ट होता है। ए भी होगा तो इक्विवेलेंस आएगा ही नहीं। ठीक, ए टू ए बी, ओके, बाइनरी में ही होगा। ठीक है, तो क्या बताना है हमको? अगर इसको जनरलाइज करना चाहें, किसी मेंबर ए का इक्विवेलेंस क्लास जो होगा बी सच दैट फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स इन आर एंड ए बी बिलोंग्स इन ए। हमने 1 वहां जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि 1 ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है ए में। ए बी बिलोंग्स इन, यहां पे जनरल डिफिनेशन लिखी है हमने। ठीक है, तो अभी यहां पे ध्यान से देखो, 1 की हम इक्विवेलेंस क्लास लिखना चाहें, इसका मतलब क्या है? उन सारे मेंबर का सेट जो 1 से रिलेटेड हैं। तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या है? वो सारे मेंबर जो 1 से हैं, 1 1 रिफ्लेक्सिव है तो हर मेंबर अपने आप से होगा। 1 2, यस सर। तो इसकी क्लास कितनी हो गई? केवल 1 और 2, और तो कोई नहीं है ना। 1 से रिलेटेड और कोई है? 1 1 1 2, और कोई रिलेटेड है 1 से? सर 2 1 भी तो लिखना पड़ेगा उसको रिफ्लेक्सिव करने के लिए। नहीं रिफ्लेक्सिव नहीं, कौन सा वो होता था एक चीज ट्रांजिटिव। हाँ, जो सर सिमेट्रिकल रिलेशन का 2 1 नहीं लिखना पड़ेगा बेटा, ये रिलेशन थोड़ी है, ये तो क्लास बता रहे हैं, ये इक्विवेलेंस क्लास बता रहे हैं। तो मतलब इस 1 से कौन कौन रिलेटेड है? 1 कामा 1 रिलेटेड है, और 1 कामा 2 रिलेटेड, और कुछ रिलेटेड है 1 से? 1 कामा 3 तो है ही नहीं है, एक और हो सकता था, 1 कामा 3 होना चाहिए था, लेकिन वो तो है ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? हेलो, देखो, इसमें जो हमें फाइंड करना है, इसमें क्या फाइंड करना होता है? यहां पे जो ग्रीन से अंडरलाइन करना है, सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का फाइंड करना होता है। ठीक है, जिनका पहला एलिमेंट 1 हो। ये ए दिया है, फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर दे दिया गया है। ठीक है, अब वो सारे ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर बताओ जिनका फर्स्ट मेंबर ए हो। तो हमने यहां क्या लिखा? बी सच दैट
ए कामा बी बिलोंग्स है ना, तो हम यहाँ किसकी क्लास निकाल रहे हैं, 1 की क्लास निकाल रहे हैं। तो 1 की क्लास निकालेंगे इक्विवेलेंस क्लास, तो उस 1 से रिलेटेड जितने भी मेंबर हैं उन सबको एक सेट में लिख देंगे, वही उसकी क्लास होगी। समझ में आया? यस और नो? हेलो, क्या ऑडिएबल है बेटे? हेलो, हेलो, हाँ अब है बेटे? तो ये समझ में आया बेटे? कोई अगर दिक्कत समझने में तो बोलो हमको, तो हम फिर एक्सप्लेन करें। हेलो, हाँ हेलो सर आप ऑडिबल? हाँ, यू आर ऑडिएबल। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। यस सर, समझ आ गया। तो क्लास क्लियर हो गया। क्लास का मतलब है कि पहला मेंबर हमको दिया रहता है, ठीक है? क्या रहता है? फर्स्ट मेंबर हमको गिवन है और उससे रिलेटेड सेकंड मेंबर का सेट बनाना है, वही उसकी इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक है? ऑलराइट। तो उसकी जनरल डेफिनेशन जो है वो यहां पर है, ये जनरल डेफिनेशन है। पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ, इलिस्ट्रेशन के साथ हमने ये डिफाइन किया। अच्छा, इसमें 1 की क्लास बताई है बेटे, हम 2 की क्लास पूछे तो क्या बताओगे? 2 की क्लास कौन कौन है? 2,3 2 नहीं, अच्छा 2 1 3 3 नहीं, 2,1 2,1 है, 2,1 है। और 3 की क्लास? 3 क्लास 3 होगी सर। हाँ 3 ही है बस, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये इक्विवेलेंस क्लास जो होती हैं इनका यूनियन जो होता है वो ए होता है सारी क्लास का। ध्यान से देखो, 1 का क्लास यूनियन, 2 का क्लास यूनियन, 3 का क्लास, ये कितना आएगा? ए आएगा? यस और नो? यस सर। और ध्यान से देखो, ए की क्लास और 2 की क्लास तो सेम है ना? अच्छे से देखो, यस सर, सेम है। ए की क्लास और 2 की क्लास तो सेम है ना? तो या तो हेलो, ए और 2, हाँ ए और 2 की क्लास सेम है, ठीक है? क्लियर है? ओके सर। और इस तरह से हम देखें तो या तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, सॉरी, किसी भी नंबर की क्लास जो है या तो सेम आएगी किसी भी नंबर की क्लास या तो सेम आएगी और या फिर डिसजॉइंट आएगी। दो ही सिचुएशन हो सकते हैं, नल याद रखना है बेटे। सर वो स्क्रीन दिख नहीं रही, वहां पे ना ब्लर हो गया। अच्छा अच्छा, अभी हम दूसरी जगह लिख देते हैं, नए पेज पे हम ये लिख रहे हैं बेटे कि अगर दो नंबर का क्लास हम निकाल रहे हैं तो या तो दोनों क्लास सेम है, ठीक, और या फिर
दोनों क्लास का इंटरसेक्शन नल है। ठीक, अब कुछ हमको डाउट सा लग रहा है, क्या रिलेशन इक्विवेलेंस है? 1 to 2 1 1 1 ट्रांजिटिव है, सिमेट्री है, 2 1 2 2 तो 2 1 है, 1 2 2 2 1 2 है, तो इक्विवेलेंस लग रहा है। इक्वल क्लास का हमने देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो है दो मेंबर की क्लास या तो नल सेट होंगे, डिसजॉइंट में डिवाइड करेंगे, या फिर दोनों भी सेम होंगे। ठीक है, यस और नो? ओके, हम अपने एग्जांपल में भी देख सकते हैं, मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ क्लास 2, ये दोनों सेम है, और 1 और 3 डिसजॉइंट है, 2 और 3 डिसजॉइंट है। ठीक है, तो या तो वो सेम होंगी या फिर वो डिसजॉइंट होंगी। तो इस तरह से ए जो है n नंबर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड हो जाता है। ए जो है, ठीक है, कुछ डिसजॉइंट सेट में डिवाइड हो जाता है, जिनका यूनियन क्या होगा? जिनका यूनियन ए ही आएगा, और वो सारे के सारे क्या होंगे? उन सबका इंटरसेक्शन क्या होगा? वो नल होगा। डिसजॉइंट सेट बोल रहे हैं हम, तो डिसजॉइंट सेट का मतलब इंटरसेक्शन नल। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा खत्म हो गया। तुम अगर बुक से एनसीईआरटी क्वेश्चन करना चाहते हो तो एनसीईआरटी कराएं, और या फिर अगर एग्जाम आइडियाज करना है तो तुम फोटो खींच के भेजो तो हम एग्जाम आइडिया करवा दें। पहले एनसीईआरटी से कर लेते हैं। चलो फिर एनसीईआरटी कर लेते हैं। एनसीईआरटी बुक खोल लो, हम भी फोन पे खोल लेते हैं। एनसीईआरटी तो हमें फोन पे अवेलेबल है। एनसीईआरटी करना जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बुक है ना तुम्हारे पास नई वाली? ये सर खोल दीजिए। हाँ, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन रीड करेंगे तो हमारे साथ हो जाएगा। ठीक है, बेटा रिलेशन में जितनी बातें समझाई सारी बातें समझ में आई? क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है, क्या डोमेन है, क्या कोडोमेन है? ठीक है बेटे, हाँ जी। चलिए ऑल राइट। अब हम बात करते हैं बेटे एक्सरसाइज की। ठीक है, तो एक्सरसाइज बनाने से पहले डेफिनेशन हमने क्लियर करा दी है। ठीक है, हाँ एक डेफिनेशन और देख लो, ये एक नल रिलेशन कहलाता है। ठीक है, नल भी एक रिलेशन होता है क्योंकि नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लग गया, यहाँ इक्वल लगना चाहिए, और यहां पर सबसेट लगना चाहिए, सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये नल रिलेशन है। ठीक, और एक रिलेशन होता है जो ए क्लास ए है, उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन।
ठीक है। एक क्लास ए का नाम क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। और नल रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन दोनों क्या कहलाते हैं? दोनों को नए नाम से जानते हैं। एक नाम है ट्रिवियल रिलेशन, दोनों को ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। ट्रिवियल स्पेलिंग सही है? कहां चला गया? TRIVIAL, हाँ सही है। TRIVI, अच्छा ये 2 बार लिख गया, वही तो सोच रहे लंबी स्पेलिंग कैसे हो रही है। VI 2 बार लिख गया हमसे। ट्रिवियल रिलेशन, तो अगर कोई पूछे ट्रिवियल रिलेशन क्या है तो क्या जवाब दोगे? नल रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। एक्चुअल में ट्रिवियल की जो डिक्शनरी मीनिंग होती है, इसकी जो डिक्शनरी मीनिंग होती है वो होता है निग्लिजिबल, जिसका मतलब कुछ नहीं, तुच्छ। तिनिका, अगर हिंदी में बात करें तो तिनका, कण, घास का टुकड़ा जिसको हम बोलते हैं तिनिका, ठीक है। इसकी डिक्शनरी मीनिंग वो है, मतलब कोई इंपॉर्टेंस ना हो, ट्रिवियल आदमी है, ठीक है। लेकिन मैथ में इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिवियल मतलब कि जो विदाउट एफर्ट आ जाए। बात हमें समझ रहे हैं? ट्रिवियल का मतलब क्या है? जो चीज हमें विदाउट एफर्ट, विदाउट थिंकिंग मिल जाए, उसको मैथ में ट्रिवियल कहते हैं। तो भाई नल सेट है तो एक को नल बना दो, चाहे ए को नल बना दो, चाहे बी को बना दो। अगर R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, तो हमको नल रिलेशन लिखना है, तो क्या करेंगे? या तो हम ए को नल ले लें, या फिर बी को नल ले लें। बी को नल ले लें, दो में किसी एक को नल ले लें, तो ये हमारा ए क्रॉस बी भी जो है वो क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। बात समझ में आई? ए क्रॉस बी का नल होने का मतलब क्या है? या तो ए नल होगा या फिर बी नल होगा, ठीक। तो इसमें तो कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी हमको, क्योंकि कोई मेंबर ही नहीं है, तो कोई रिलेशन ही नहीं बनाना पड़ा, विदाउट एफर्ट आ गया। और यूनिवर्सल में विदाउट थिंकिंग आ गया। भाई हमको मालूम है सारे मेंबर ले लिए, किसी के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ, यस और नो? यस सर। तो ट्रिवियल की मीनिंग क्या है? विदाउट एफर्ट, विदाउट थिंकिंग। क्लियर हो ये पॉइंट? नेक्स्ट थिंग ये जानो कि ए क्रॉस आर इक्वल टू ए क्रॉस ए बी, ये जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है ये ऑलवेज इक्विवेलेंस होता है। यूनिवर्सल रिलेशन ऑलवेज इक्विवेलेंस होता है, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? ऑलवेज इक्विवेलेंस होगा, ठीक। ये 2 पॉइंट बता दिए हमने, ठीक। अब आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं हम अच्छे से। Let A be the set of the student of boys of a school. Set A क्या है? Student of boys. Boy student of school. Boy students of school. Set A क्या है? Boy student of school. A relation R is given by, रिलेशन की डेफिनेशन कैसे दे रहा? A comma B such that A is sister of B. A is sister of B. अब बताओ ध्यान से, ये किस टाइप का रिलेशन होगा? बोलिए। बी में, सेट ए में तो गर्ल सही नहीं है ना? यस सर। सेट ए में तो सर नल सेट हो गया ये वाला।
हाँ तो ये कैसा सेट हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ए सेट में तो कोई भी वो गर्ल सही नहीं है, तो लड़का लड़के का बहन तो हो नहीं सकता ना, वो बहुत ज्यादा होगा तो भाई हो सकता है। ही कैन बी ब्रदर, ओके, बट a boy cannot be sister of other boy. Clear your point? So this is a sympathetic relation. नेक्स्ट क्या है? a relation. हाँ, अब इसमें देखो सेकेंड क्या है, एक और रिलेशन आर डैश डिफाइन किया, जिसकी डेफिनेशन क्या दी है? ए कामा बी सच दैट द डिफरेंस ऑफ हाइट, क्या डेफिनेशन दे रहा है? द डिफरेंस ऑफ हाइट, हाइट बिटवीन ए एंड बी, between A and B is 3 meter. क्या बताना है? Is less than 3 meter. Is less than or equal to 3. क्यों less than है? Equal नहीं लग रहा है। Less than हमने यहां less का सिंबल लगाया बेटे, ठीक? Is less than 3 meter. तो भाई कोई भी दो लड़का उठा के मीजर कर लो, एनी टू बॉय, किसी दो बॉय के बीच की हाइट 3 से ज्यादा होगी? बोलो, दो लड़के कोई भी हो, पहले तो 3 मीटर तो किसी की हाइट नहीं होगी, सब बहुत ज्यादा होंगे, 180 सेंटीमीटर 190 सेंटीमीटर टॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है? और ड्रॉफेस्ट कौन होगा? ड्रॉफेस्ट कितना होगा? 1 मीटर या 1 मीटर से और नीचे हाफ मीटर ड्रॉप, जो शॉर्टेस्ट पर्सन होगा। और कम करोगे तो भाई तू वो नहीं क्रॉस कर रहा है, जीरो ये नहीं हो रहा है, तो सारा डिफरेंस क्या होगा? दोनों को घटाओगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, तो ये लाल में क्या है? तो ये वाला क्या हो गया? ये वाला तो एक रास्ते हो गया ना। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा? आर डैश क्या कहलाएगा? बताइए। आर तो नल हो गया था, आर रिलेशन इज नल रिलेशन, ठीक है? एम्पटी रिलेशन। और आर डैश कौन सा रिलेशन है बेटे? जो कंप्लीट सेट वाले को बोलते हैं, उस टर्म को मैं भूल गया, मतलब वो फुल रिलेशन जो होते हैं वो हो गए। हाँ, ये देखो, यस सर, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है? अंडरस्टूड? यस। एक क्लास से कौन सा रिलेशन है? ट्रिवियल हो जाएगा। हाँ, है तो दोनों ट्रिवियल, बट एक क्लास ए का नाम क्या है? यूनिवर्सल। आर एंड आर डैश दोनों ट्रिवियल हैं, बट आर इज नल एंड आर डैश इज। और मैथमेटिक्स में ट्रिवियल का मतलब है कोई चीज हमको विदाउट एफर्ट मिल जाए, ठीक है? क्लियर होगा? एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर आगे बढ़े। इसके दिमाग थोड़ा रीड कर लेते हैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये क्या बोला है? इन क्लास 11 वी हैव सीन दैट टू रिलेशन, मतलब क्लास 11 की चीजें बताई है हमने। जगह जगह पे रिलेशन पढ़ाते वक्त क्लास 11 का डिस्कशन किया है, प्लेस टू प्लेस, और वहां पे इंडिकेट भी किया है कहां पे हम क्लास 11 में कौन सा पढ़ते थे। आर सच दैट ए टू बी पढ़ते थे, लेकिन क्लास 12 में क्या पढ़ रहे हैं? आर सच दैट ए टू ए पढ़ रहे हैं, मतलब क्लास 12 में बाइनरी पढ़ रहे हैं। क्लास 11 में दो डिफरेंसेट के में पढ़ते थे, ठीक? वही डिस्कशन कर रहा है। टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशन, नेमली रोस्टर मेथड एंड शेड बिल्डर मेथड, ठीक? किसी रिलेशन को हम रोस्टर और शेड बिल्डर दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहां पे एक रिलेशन और डिफाइन कर रहा है। ए इक्वल टू क्या की मैंने, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 दिया है, ऑलराइट? एंड रिलेशन कैसे डिफाइन किया है? रोस्टर मेथड में डिफाइन किया है। सॉरी, हाँ, ये
रोस्टर में शेड बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किया है। किसमें डिफाइन किया है? शेड बिल्डर फॉर्म में। आर इक्वल टू ए कामा बी, ये शेड बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर में लिखना है। सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 और ऑल ए बी बिलोंग्स इन ए। ठीक है, क्योंकि आर सच दैट ए टू ए हम पढ़ रहे हैं। ठीक, समझ में आया क्या? अब हम इस रिलेशन को शेड बिल्डर लिख सकते हैं, सॉरी शेड बिल्डर में है, रोस्टर में लिख सकते हैं। शेड मालूम है ना, शेड दो तरीके से लिखा जाता है, एक शेड बिल्डर, एक रोस्टर। शेड बिल्डर में क्या होता है, उसमें उसकी प्रॉपर्टी होती है, और रोस्टर में क्या होता है, उसके ईच मेंबर लिखे जाते हैं सेट के। ठीक है, तो इसको हमें बता पाओगे क्या लिखूं मैं? ए की वैल्यू लो, उसमें 1 ऐड करो, बी की वैल्यू मिल जाएगी, और ऑर्डर पेयर लिखो। तो ए की वैल्यू 1 लेंगे तो बी 1,2, हाँ नेक्स्ट 1,2, 2, 3, 1 से और कौन मिलेगा? रुको, पहले 1 से सारे बना लो। नहीं, 1 से तो बस एक ही मिलेगा ना, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 1, 2 में 3, और 3 से 4, और 4 से 5 आएगा, लेकिन वो 5 डज नॉट बिलोंग, 4 से क्या आएगा? 5 आएगा, बट 5 डज नॉट बिलोंग्स ही नहीं, तो वो लिया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये 3 मेंबर हैं। आर में कितने मेंबर हैं बेटे? 3 मेंबर हैं। 3 मेंबर्स। ठीक है, ओके, हमने बाकी की सारी बातें बता दी है दिमाग की। ऑल्सो वी एक्सप्रेस एज ए कामा बी, ए कामा आर बी, ये बता दिया था पहले ही, मतलब 1,2 ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको रीड करेंगे 1 इज रिलेटेड टू 2, यही रीड करेंगे ना बेटे? 1 इज रिलेटेड टू 2, आर इज ए इज रिलेटेड टू बी। तो ये बात बताइए इसमें, इफ एंड ओनली इफ बी इक्वल टू ए प्लस 1 बाई मेनी ऑथर्स, मतलब कुछ और लेखक हैं जो वो उसको ऐसे लिखते हैं, ये रिमार्क में बताया है। ठीक, नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, बाकी का सब कुछ पढ़ लेना। इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में कुछ बोल रहा है, इंपॉर्टेंट हो तो समझा देते हैं। ठीक है, we may also find that notation as we can, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि चाहे हम ऐसे लिखें और चाहे हम ऐसे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो कन्वीनियंट है उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। सारी बातें हम बता चुके हैं, समझा चुके हैं। ठीक है, one of the most important relation which plays significant role in mathematics is equivalence relation, हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, the study of equivalence relation first considered 3 type of relation। अच्छा, equivalence relation से पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब पढ़ाएगा, सारा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम सब छोड़ छाड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल 2 में क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है ये? एग्जाम्पल 2 में क्या है क्वेश्चन? सिमेट्रिक को बताएगा कि रिफ्लेक्सिव को बताएगा? अच्छा, इसने डायरेक्ट इक्विवेलेंस दे दिया। टी इज द ट्राइंगल सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। टी जो है क्या है? एक सेट है जिसमें ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन, ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक प्लेन में जितने भी ट्राइंगल हैं वो सारे ले लिए गए हैं। जैसा कि हमारे पास ये जो प्लेन है, इसमें ढेर सारे ट्राइंगल बना लो, ऐसे ऐसे कितने भी ट्राइंगल बना लो। ठीक, ओके, ऐसे ट्राइंगल ढेर सारे बना लो।
एक प्लेन में ढेर सारे ट्राइंगल बने, उनका सेट है ये टी। ऑलराइट, टी इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। और रिलेशन कैसे डिफाइन किया है? रिलेशन डिफाइन किया है R इक्वल टू T1 कामा T2, T1 कामा T2 such that T1 congruent T2। congruent याद है? कौन सी क्लास में पढ़े थे हम लोग? congruent कौन सी क्लास में पढ़े थे? बोलो। congruent नाइन्थ में पढ़े थे, तो उनकी प्रॉपर्टी हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से टाइप के कॉन्ग्रुएंट होते हैं? पहला कॉन्ग्रुएंसी एस, नाइन्थ पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, ट्रिपल एस और भाई यही चीज है ना। हाँ, ए एस ए, हाँ ए एस ए और राइट एंगल वाला यस बेल्टन। आपको याद है? बहुत अच्छी बात भाई, हम तो भूल भाल गए, नाइन्थ पे बहुत दिन से नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, और RHS हो गया। और नेक्स्ट कौन सा बच रहा है? AAS है। ठीक है, ये 5 ट्राइंगल हैं, 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी हम लोग पढ़ रखी थी। अब ध्यान से देखो, अगर 2 ट्राइंगल, हर ट्राइंगल अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होता है। एवरी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, यस और नो? Every triangle is congruent to itself, therefore it is reflexive। मतलब T1 कामा T2, T1 is related to T1, therefore R is reflexive। क्या लिखेंगे? समझ में आया? यस और नो? हेलो, रिफ्लेक्सिव क्लियर हुआ? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, सॉरी अनम्यूट करना भूल गया। कोई बात नहीं, चलो रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया। अब ट्राइंगल 1 सिमिलर टू ट्राइंगल 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि T1 कामा T2 बिलोंग्स इन R। अगर T1 कॉन्ग्रुएंट T2 है तो T2 कॉन्ग्रुएंट T1 भी हो सकता है ना। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? T2 कामा T1 अगर आपस में बदल जाए तो वो क्या होता है? उस रिलेशन को किस नाम से जानते हैं? रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। R कैसा हुआ? सिमेट्रिक भी हुआ। ठीक है, और तीसरा T1 कॉन्ग्रुएंट T2, T2 कॉन्ग्रुएंट T3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? T1 कामा T2 बिलोंग्स इन R। इसका मतलब क्या हुआ? T2 कामा T3 बिलोंग्स इन R। ये 2 हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी की मीनिंग क्या होगी वो हमको बता दो पहले। हेलो, जैसे मतलब उसको कैसे रेशियो में होते हैं ना, जैसे वैसे ही मतलब इक्वल। सेम डायमेंशन, सेम साइड, सेम साइज। कॉन्ग्रुएंसी की मीनिंग क्या है बेटे? कॉन्ग्रुएंसी की मीनिंग क्या है? सेम डायमेंशन, सेम शेप, सेम साइज। सेम शेप, सेम साइज। खैर तो शेप तो दोनों का ट्राइंगल ही है, शेप की तो बात ही खत्म है।
सेफ्टी इलिमिनेट हो गया। साइज की बात, जो साइज T1 का है वही T2 का है, और जो साइज T2 का है वही साइज T3 का है। तो क्या T1 T3 के साइज सेम होंगे? क्या T1 T3 के साइज सेम होंगे? यस होंगे। जरूरी नहीं है साइज। क्यों भाई? देखो, अगर T1 हमारा 1 2 3 T1 है और T2 हमारा कितना है 2 3 1 है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? बोलो, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए? यस सर। एसएस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हुए। अब देखो, ये T1 है, ये T2 है, ठीक, और हम T2 को ऐसे लिख ले रहे हैं 2 3 1, ये T2 है, और T3 बना रहा हूं मैं 3 2 1। लो, क्या अभी भी ऐसे से कॉन्ग्रुएंस है? ये T3, ये T2 है, ठीक है। T2 T3 कॉन्ग्रुएंट है। यस सर। तो क्या T1 T3 भी कॉन्ग्रुएंट है? इसको देखो अच्छे से, T1 और T3 को देखो भाई। एसएसएस में भी तो लग रहा है 3 यहां है 1 यहां है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई, 2 यहां है, तो एसएसएस से तीनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? if T1 congruent T2, T2 congruent T3, this implies T1 congruent T3, मतलब कि T1 T3 belongs in R। हमने कब बताया था कि A B B C अगर ये दोनों R में बिलोंग करें, तो अगर हम ये दिखा पाए कि A C बीच वाला जो दोनों में कॉमन है वो हट जाए और पहला और लास्ट वाला रिलेशन में आ जाए, ठीक है। ऐसा समझो इसको, शादी जब होती है दोनों के पार्टी में एक बीच वाला होता है, मामा जिसको बोलते हैं, या कोई और पंडित बोल लो, ठीक है। पंडित दोनों पार्टी मिलवाता, बाद में पंडित किनारे हो जाता, नया रिलेशन डेवलप हो जाता। ऐसा समझो, पंडित प्लस लड़का वाला पक्ष और पंडित एक रिलेशन बनाया, पंडित और लड़की वाला पक्ष दूसरा रिलेशन बनाया, पंडित को हटा दो, लड़का वाला लड़की वाला रिलेशन बन गया, ठीक है। तो मैरिज करवाने वाला, या आजकल पंडित की जगह क्या आ गया है, वो जो मैट्रिमोनियल साइट आ गई है, ठीक है। मैट्रिमोनियल साइट का रिलेशन किससे होता है? किसी मेल फैमिली से होता है और किसी फीमेल फैमिली से भी होता है, ठीक है। तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ कि नहीं? दोनों में मैट्रिमोनियल फैमिली हट जाती है, बाद में दोनों फैमिली आपस में रिलेशन में आ जाती है। क्लियर हुआ? तो इसमें बीच में जो ये है, ये किसका काम कर रहा है? मैट्रिमोनियल का काम कर रहा, साइट का। तो बाद में हट गया, ये दोनों रिलेशन में आ गए सेम डेफिनेशन पे। तो जब भी ऐसा होगा तो रिलेशन क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है सर। कंफर्म? आगे बढ़े। तो इस तरह से ये जो रिलेशन था आर, ये वाला रिलेशन क्या है? ये वाला रिलेशन हमारा तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होने पे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हुआ पॉइंट? क्लियर एंड कंफर्म?
यही दिखाना था कि ये जो आर है हमारा दूसरे एग्जांपल में, कि ये जो हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का रिलेशन है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का, पैरेलल लाइन का, ये दोनों रिलेशन इक्विवेलेंस है। ठीक है, ओके। बाकी सोल्यूशन पढ़ लेना, देख के समझ लेना। परपेंडिकुलर लाइन का है यहां पे दूसरा रिलेशन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है एग्जांपल 3 को। परपेंडिकुलर लाइन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव होगा। परपेंडिकुलर लाइन ट्रांजिटिव होगा L1 L2 L3। अरे ये L2 ले लो, ये L3 ले लो। L1 परपेंडिकुलर L2 है, क्यों नहीं होगा भाई? देखो L1 चलिए पैरेलल हो जाएगी ना L1 और L3 तो। हाँ L1 L3 पैरेलल हो जाएगा। हाँ, परपेंडिकुलर आना चाहिए था ना, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ऑलराइट, पैरेलल हो जाएंगे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, केवल सिमेट्रिक होगा। ठीक, एग्जाम्पल 3 क्लियर हो गया। एग्जाम्पल 4 में क्या बोला है भाई? एग्जाम्पल 4 में सेट लिया है 1 2 3, ये तो हम तो बहुत बार ले चुके। और रिलेशन में क्या लिया है? 1 1 2 2। देखता हूं हमारा वाला ही लेता है कि कोई दूसरा लेता है। 1 1 2 2 और क्या क्या है? 3 3 3 3 1 2 और 2 3। अब बताओ हमको, अब बताओ क्या क्या है ये रिलेशन? बोलो कैसे, कैसे बोलोगे? ये रिलेशन क्या क्या हो सकता है? पहला रिफ्लेक्सिव है। कैसे है? कैसे है? क्योंकि सारे हैं, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 है, 4 ऑल ए है। 4 ऑल ए बिलोंग्स इन ए, सभी के लिए है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, ऐसे है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कैसे है? 4 ऑल है, इसलिए ऐसे रिफ्लेक्सिव है। और नेक्स्ट सिमेट्रिक यस सर है। क्यों है? कैसे है? सर 1 1 भी 2 2 भी अपने आप से सिमेट्रिक। हाँ, और सबका चेक करो, सारे के लिए देखना। 1 2 अच्छा 1 2 के लिए 2 1 नहीं है और 3 2 नहीं है, 3 2 नहीं है, तो वो सिमेट्रिक नहीं है। इट इज रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव नहीं है। नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करो। नहीं है सर। क्यों नहीं है? 1 2 2 3 1 3 नहीं है। हाँ, 1 2 2 3 1 3 आना चाहिए था। 1 2 2 3 और ये दोनों कट जाने चाहिए थे। मैट्रिमोनियल वाला हट जाना चाहिए था, पंडित जी को हट जाना चाहिए था, और 1 3 की शादी हो जानी चाहिए थी, मतलब कि रिलेटेड हो जाने चाहिए थे 1 3 को। तो ये हमारा क्या है? ये नहीं है, 1 3 नहीं हुए, रिलेशन नहीं बन पाया। ठीक है, तो नॉट ट्रांजिटिव, नॉट। कंफर्म हो रहा है रिलेशन बेटा? रिलेशन क्लियर हो रहा है बेटे? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा? ट्रांजिटिव समझ में आ रहा है? रिलेशन अच्छे से क्लियर है? यस। तो हमने ये सारी बातें बता दी। ये सब आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। नॉट ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखोगे? 1 3 डज नॉट बिलोंग्स इन आर। नॉट सिमेट्रिक के लिए क्या लिखोगे? 2 1 डज नॉट बिलोंग्स इन आर। देखिए ध्यान से, पहले एक बात हम बताने वाले हैं। किसी भी रिलेशन को एग्जिस्ट करने या होल्ड करने के लिए फॉर ऑल जरूरी है, फॉर ऑल मेंबर। लेकिन किसी भी रिलेशन को नॉट होल्ड करने के लिए, नॉट एग्जिस्ट करने के लिए कोई एक फेल्यूर एग्जाम्पल एनफ है। जैसे कि हमने 2 1 दिखा दिया, हमको 3 2 दिखाने की जरूरत ही नहीं है, हमने 1 3 दिखा दिया।
ठीक है, हमने 1-3 दिखा दिया, अब हमको दूसरा एग्जांपल दिखाने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आई? 2-3 जैसे यहाँ पे 2-3 2-2 2-3 2-2 ये तो हो जाएगा, 2-3 तो 2-2 हट जाएगा, 2-3 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा है। ठीक है, तो इसमें 1-3 दिखा दिया। एक को एक हो गया तो बहुत है। हाँ, एक मिल जाए बस ना नाट के लिए। ऐसे समझो जैसे बनावी तुमको पास करना है 12th, तो सारे सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है, और अगर फेल होना है तो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाओ। वैसे हमारा रिलेशन है, किसी रिलेशन के होल्ड करने के, एग्जिस्ट करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए क्या होना चाहिए? सारे मेंबर के लिए रिलेशन का होल्ड करना कंपलसरी है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और ना होल्ड करने के लिए, ना एग्जिस्ट करने के लिए, नॉट वाली सिचुएशन के लिए कोई एक एग्जांपल हम दे दें कि वो नहीं है, तो उससे हमारा नॉट हो जाएगा। क्लियर है? सर मैं एक में आ रहा हूँ पहले। ओके, नो प्रॉब्लम। ये सब क्लियर हो गया। हाँ, एक सेकंड। सो नाउ, तो ये हमारा रिलेशन, आई होप दैट क्लियर हो रहा होगा एग्जांपल के साथ। ठीक है, एग्जांपल 4 भी हो गया। एग्जांपल 5 देख लेते हैं हम। क्या है? शेड ऑफ इंटीजर a माइनस इज डिविजिबल बाई 2। जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर है, और रिलेशन क्या है? आर कहां से है? आर क्या है? जेड टू जेड में है। ठीक है, और क्या होगा? सबसेट ऑफ होगा जेड क्रॉस जेड का। ऑलराइट, तो आर की डेफिनेशन क्या है? ए कामा बी सच दैट फॉर ऑल 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। अब इसको चेक करो, क्या है ये रिलेशन? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा बेटा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। इसको मैं सिस्टमेटिक करके देता हूं, ऐसे ही बोर्ड में एग्जाम में करना होगा। पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। चाहे रिफ्लेक्सिविटी लिखो चाहे रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखो, दोनों एक बात है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन जेड, सिंस a माइनस ए इक्वल टू क्या होता है? 0, एंड 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। 0 तो हमेशा 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है बेटे? देयरफॉर a माइनस a इज डिविजिबल बाई 2 इज डिविजिबल बाई 2। ओके, डिविजिबल बाई 2। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आया बेटे? हेलो, इस क्वेश्चन का रिफ्लेक्सिव समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट? ऐसे ही एग्जाम में लिखना है।
ठीक, इसका सिमेट्रीनेस देखो। सर इसमें फोटो क्लिक कर लेता हूँ उसकी। हाँ कर लो। अब बेटे इसका सिमेट्रीनेस देखो। दूसरा नंबर क्या आता है? हाँ बेटे कुछ रहेगा क्या? कोई दिक्कत? यस सर होगा। हाँ, सिमेट्रीनेस देखो। सिमेट्रिविटी, या तो लिखो सिमेट्रिक रिलेशन या लिखो सिमेट्रिविटी। सिमेट्रिविटी, ओके। तो सिमेट्रिविटी क्या है? फॉर ऑल ए कामा बी, सॉरी यहां पे ए कामा बी बिलोंग्स इन जेड, ओके। इफ ए कामा बी बिलोंग्स इन आर, this implies a minus b, this implies a minus b is divisible by 2, is divisible by 2। चाहे लिखो 2 डिवाइड्स a minus b, चाहे ऐसा लिखो 2 डिवाइड्स a minus b, और चाहे ऊपर वाला सेंटेंस लिखो। दो में से कोई एक चूज कर लेना है, ठीक है। तो 2 डिवाइड्स a माइनस बी, इसका मतलब क्या हुआ? a माइनस बी इक्वल टू 2k, एक कोई कांस्टेंट आएगा। हाँ, अगर इसको हम ऐसे लिखें, दिस इंप्लाइज क्या ऐसा लिख सकते हैं? b माइनस a इक्वल टू 2 इंटू माइनस k। भाई क्या दिक्कत है? डिवाइड तो हो ही जाएगा ना, निगेटिव क्वोशिएंट आएगा। एग्जांपल देखो, 12 माइनस 10 इक्वल टू 2 और डिवाइड 2 1 आ गया। और अगर हम इसी को 10 माइनस 12 लिखेंगे तो माइनस 2 डिवाइड 2 इक्वल टू माइनस 1 आ गया। क्या दिक्कत है? यहां पे लिखेंगे 12 रिलेटेड टू 10 और यहां पे लिखेंगे 10 रिलेटेड टू 12, ठीक है। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? ये जो यहां पे लास्ट में है, इसका मतलब ये जो ये वाला जो डेफिनेशन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि B कामा A बिलोंग्स इन R। हमने क्या लेके चला था? हमने लेके चला था A कामा B बिलोंग्स इन R इफ के साथ, और फाइनली रिजल्ट में हमने क्या दिखा दिया कि B कामा A बिलोंग्स इन R। This implies R is symmetric। मतलब कि हमारा रिलेशन जो है वो क्या है? सिमेट्रिक है। ओके, क्लियर? हेलो, यस क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं सिमेट्री में? बेटा कोई दिक्कत तो नहीं सिमेट्री में? नो सर। तो नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास? ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी, चाहे ट्रांजिटिविटी लिखो या फिर ट्रांजिटिव रिलेशन लिख सकते हो। तो इसके लिए क्या लेना? फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स इन जेड। सेट हमारा इंटीजर का है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स इन जेड, ओके। इफ ए कामा बी बिलोंग्स इन आर, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ? a माइनस बी इक्वल टू 2k, ठीक है। यस और नो? बोलो ये स्टेप में। यस क्लियर है? 2 से अगर a कामा बी डिवाइड करता तो कोई नंबर क्वोशिएंट आएगा, उस क्वोशिएंट को हमने k मान लिया। इसको ऐसे समझो, a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू k।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या लिख दिया मैंने, a माइनस बी इक्वल टू 2k एंड b कमा c belongs in R. This implies b minus c is equals to 2p. ठीक है, इसका भी कुछ क्वेश्चन आएगा, दूसरा आएगा। अब इसको इक्वेशन 1 लो और इसको 2 लो और दोनों को ऐड कर दो बाई 1 प्लस 2। कुछ ना कुछ करके हमको b को हटाना है और a और c का रिलेशन चेक करना है। तो हम इसको ऐड कर दे रहे हैं तो b हमारा रिमूव हो जाएगा। क्या मिलेगा, a माइनस c मिलेगा और इधर क्या मिलेगा 2p प्लस k। अब इसको कुछ भी मान लो, m मान लो p प्लस k को, तो a माइनस c भी 2 से डिविजिबल है, यस और नो? यस a माइनस c भी क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो हम क्या लिख पाएंगे, दिस इंप्लाइज r इज, अच्छा यहां पे पहले ये लिखेंगे, दिस इंप्लाइज a कामा c बिलोंग्स इन R। अब ध्यान से देखो, हमने क्या क्या लिया था, हमने लिया था a कामा b बिलोंग्स इन R, ये लिया था, और क्या लिया था b कामा c बिलोंग्स इन R, और हमने क्या शो कर दिया a कामा c बिलोंग्स इन R। हमने बिचौलिए को हटा दिया जो इंटरमीडिएट था, ठीक है, तो a और c रिलेशन में आ गए, ठीक है, b इंटरमीडिएट रिलेशन था, ओके ओके सर। तो इस हिसाब से हमारा क्या हुआ, दिस इंप्लाइज r इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने R को क्या क्या शो किया, रिफ्लेक्सिव शो किया, हमने R को क्या शो किया, रिफ्लेक्सिव शो किया, हमने R को रिफ्लेक्सिव शो किया, हमने R को सिमेट्रिक शो किया, हमने R को ट्रांजिटिव शो किया। और जब कोई रिलेशन तीनों हो जाता तो उसको क्या नाम देते हैं, बोलो बेटे, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस। तो एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, सिंस R इज रिफ्लेक्सिव कमा सिमेट्रिक and transitive, therefore R is equivalence relation, equivalence relation, ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टेप में? तो अगर कोई भी इक्विवेलेंस का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से शो करना है तीनों। पहले हेडिंग डाल के रिफ्लेक्सिव शो करोगे, फिर सिमेट्रिक का हेडिंग डाल के सिमेट्रिक रिलेशन शो करोगे, और फिर ट्रांजिटिव का हेडिंग डाल के ट्रांजिटिव रिलेशन शो करोगे, और फाइनली शो करोगे कि इक्विवेलेंस, ठीक है, कोई दिक्कत? और ये क्वेश्चन अगर पूरा फुल मार्क्स में आएगा तो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में लॉन्ग आंसर का फुल क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ओके। तो आज का लेक्चर यही एंड करें हम, ओके सर। कल का लेक्चर और रिलेशन पे चलेगा, कल एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी, एग्जाम्पल भी कर, एक्सरसाइज जितना समझ में आया तो कुछ अपने मन से भी करके आइएगा, ठीक है। तो डाउट हम क्लियर करा देंगे, कुछ 2-1 पॉइंट और बचे हैं उनको भी एक्सप्लेन करके
कल ही एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, कल ही फंक्शन भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। तो मीटिंग एंड कराएं। हाँ जी सर, ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट बेटे। Yeah.